नमस्कार। मैं राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से हमने अपने पिछले व्याख्यान में किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया था। किसी भी निकाय में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल हो सकता है, कोलम्बियन फोर्स हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, और फिर सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वह किस प्रकार से इस बल पर निर्भर करेगा। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल दोनों की प्रकृति आकर्षण की है, जबकि कूलम बल का जो नेचर है वो आकर्षित होने के साथ साथ प्रतिकर्षित भी हो सकता है, चार्ज की नेचर पर निर्भर करते हुए। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जानकारी की, एक आवेश है, दो आवेश है, चार है, मान लीजिए n आवेश का सेट है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस प्रकार से निकल के आएगा। इन सारे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम अब मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आवेश वितरण का आघूर्ण की जानकारी करते हैं। आवेश वितरण का आघूर्ण एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल का ओरिजिनेट यहीं से होता है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल, जिसमें हम मोनोपोल कह सकते हैं, डाइपोल कह सकते हैं, क्वाड्रपोल कह सकते हैं, ऑक्टोपोल कह सकते हैं। हमने मोनोपोल और डाइपोल दोनों का विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। इसमें एक जो नया पद निकल के आएगा वो होगा क्वाड्रपोल मूवमेंट। क्वाड्रपोल मूवमेंट का इम्पोर्टेंस ये है, विशेषकर नाभिकीय भौतिकी में ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है, कि किसी नाभिक की जो शेप है क्या वो 100% स्फेरिकल है, अथवा किसी नाभिक का जो शेप है वह शेप स्फेरिकल से कितना डेविएशन किया हुआ है। क्वाड्रपोल मूवमेंट का मान 0 है अथवा 0 से ज़्यादा है, अथवा जो न्यूक्लियस शेप है वो प्रोलॉइड शेप में है, ओवलेट शेप में है। इन सारी बातों की जानकारी हमको क्वाड्रपोल मूवमेंट से होती है। तो इस बात को जानकारी के लिए हम सबसे पहले मूवमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को प्रारंभ करते हैं या इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई बंद निकाय है और किसी निकाय में आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और हम किसी बाह्य बिंदु P पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल का मान ज्ञात करना चाहते हैं। हमने क्या किया, कंप्लीट सिस्टम को छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में विभाजित कर दिया है। एक आयतन अल्पांश चित्र में दिखाया गया है जो क्यूब शेप में है। मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वह dB है और चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है। जब हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं आवेश घनत्व, तो चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वह मात्रा आवेश घनत्व कहलाएगी। अब इस आयतन अल्पांश में मान लीजिए इसका आयतन है dB, तो इसमें आवेश की मात्रा कितनी हुई। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा रो है और इस अल्पांश का आयतन dB है,
इसलिए यदि रो गुणा dB कर दें तो हमें इस आयतन अल्पांश में उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो इसलिए इस आयतन अल्पांश में जो मात्रा है आवेश की वह कितनी हो गई, रो dB। अब हम क्या मान रहे हैं, मान लीजिए मूल बिंदु O से आयतन अल्पांश स्मॉल r दूरी पर है, जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाया है, और z अक्ष पर जो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P जिस पर हम पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिएगा उसका जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तथा इस बिंदु का आयतन अल्पांश से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। तो आयतन अल्पांश में स्थित आवेश के कारण जो पॉइंट P है उस पर पोटेंशियल का मान कितना होगा, d फाई इज इक्वल टू, जैसा हमने किसी बिंदुवत आवेश के कारण विभव के मान निकाले थे, ये मान हो गया 1/4 पाई रो dB बाई a। 4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन इज परमिटिविटी, विद्युतशीलता है। ध्यान रहे मैंने यहाँ एप्साइलन 0 नहीं लिखा है क्योंकि यह माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये सारी बातें इस डायग्राम में बतलाई गई है, स्मॉल r कैपिटल R a, और इस आयतन अल्पांश की जो रेखा है R कैपिटल R के साथ मान लीजिए कोई थीटा कोण बना रही है। तो पोटेंशियल का मान P पॉइंट पर इस आयतन अल्पांश के कारण हो गया 1/4 पाई एप्साइलन रो dB बाई a। निकाय में स्थित सभी आवेशों के द्वारा बाह्य बिंदु P पर अगर हम विभव का मान ज्ञात करें, नेट पोटेंशियल ज्ञात करना चाहें, तो काम क्या करना पड़ेगा, जितने हमने बंद पथ के आयतन अल्पांश बांटे हैं उन सभी आयतन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर कितना पोटेंशियल है उसका हम योग कर दें। तो जब हम योग कर देंगे तो वो हमें कुल विभव का मान देगा। इसलिए मैंने लिखा है निकाय में स्थित सभी आवेशों द्वारा बिंदु P पर विभव का मान जितने भी आयतन अल्पांश हैं उन सब के आवेशों के द्वारा बिंदु P पर विभव के योग के बराबर माना जा सकता है। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो समीकरण आ रही है हम इसका इंटीग्रल कर दें, फाई इंटीग्रल ऑफ d फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन रो dB बाई a, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 से मार्क किया है। दोबारा देखिएगा डायग्राम, स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में के मध्य जो एंगल बन रहा है वह थीटा बन रहा है। इसलिए हम वेक्टर कोसाइन लॉ का उपयोग करें, और जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये रिलेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिएगा ज़रा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा। इस समीकरण की मदद से 1/a का मान निकाल लें, तो 1/a इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा पावर 1/2। इसमें से हम 1/r स्क्वायर कॉमन ले लिया, r बाहर रह गया, और इनर साइड हो गई 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r बाई r कॉस थीटा, और जब हम ऊपर लाएंगे तो पावर -1/2 कर दिया। अब हम इस एक्सप्रेशन को जो समीकरण नंबर 3 में आया है बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से एक्सपेंड कर सकते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम से हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और इस प्रकार के हायर पद इसमें आएंगे। तो हम अपने इस पद में जो टर्म है आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r बाई कैपिटल R कॉस थीटा को मन में x मान लें, और 1 प्लस एक्स की पावर n की तरह बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड कर दें। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये मान होगा 1/a इज इक्वल्स टू 1/r विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा बाई कैपिटल R प्लस 3/8 r स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा बाई कैपिटल R होल स्क्वायर, लाइक दैट।
अब हम इस पूरी सीरीज से 1/r की एक पावर सीरीज़ में इसको फॉर्म करते हैं। तो किस प्रकार से होगा, सबसे पहले 1/r के पद ढूंढें, उसके बाद 1/r² के और उसके बाद 1/r³ के। तो 1/a = 1/r पहले से आ गया। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ से पहला पद r 1/r से मल्टीप्लाई या क्यूब हो गया। यहाँ पर r है 2r cos θ/r, तो ये r² का बन जाएगा, तो इसलिए ये हो गया r cos θ/r²। अब हम इसी प्रकार से r³ के पद कलेक्ट करें, तो जब हम इसको कलेक्ट करेंगे तो ये मान होगा कैपिटल R³ 3 cos θ - 1 3 cos² θ - 1/2 प्लस हायर टर्म यानी 1/r की पावर 4 और इस तरह से पद आएंगे। 1/a का मान निकाल लिया है। 1/a के मान को हम समीकरण 2 जो हमने नेट पोटेंशियल का मान निकाला था, सभी आयतन अल्पांशों के कारण विभव पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, उसमें 1/a का मान रख दें। तो जब हम इसमें 1/a का मान रखते हैं तो ये समीकरण बनेगा phi = 1/4 pi epsilon विदिन ब्रैकेट 1/r इंटीग्रल रो dB प्लस r² वाली टर्म 1/r² इंटीग्रल रो r cos θ dB प्लस r³ वाली टर्म लीजिएगा 1/r³ इंटीग्रल रो 3 cos² θ - 1/2 r² dr। अब यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन कर रहे हैं। मान लीजिए जो पहला पद है राइट हैंड साइड पर इंटीग्रल रो dB, मैंने उसको P0 कह दिया। दूसरा जो पद है इंटीग्रल रो r cos θ dB, मैंने उसको P1 कह दिया। और जो अंतिम पद है इंटीग्रल 3 cos² θ r² dB/2, रो रह गया इसमें लिखने से रो, तो इसको कर दें और इस मान को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये मान कितना हो जाएगा 1/4 pi epsilon P0/r 1/4 pi epsilon P1/r² प्लस 1/4 pi epsilon P2/r³। इस प्रकार के पद आएंगे। P2 के मान में रो लिखने से रह गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, किसी निकाय में वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान है वह मान 1/r के घात श्रेणी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम इन तीनों इंटीग्रल के मान जिसको कि हम मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल कहेंगे, उनकी विवेचना अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।